हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसा रहा आपका दिन? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, द चैप्टर नंबर 2, जिसके आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे सीधा सीधी द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो जब ये आपका टेक्स्ट बुक है तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप अपना टेक्स्ट बुक साथ में खोल के रखिएगा, और ये ऐसे बस ऑर्डिनरी वीडियो के हिसाब से मत देखिएगा। ये आपका कोई डिफरेंट क्लासेस तो है नहीं, ये आप ही लोगों का जो टेक्स्ट बुक है उसी को दिखाया जाता है जो आपके पास फ़िलहाल है। बस इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके देता हूँ जिससे आपको आपका टेक्स्ट बुक रीडिंग करने में थोड़ा सा सुविधा होगा। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम कहते हैं GAAP। इस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में हमारे पास द पॉइंट नंबर 2.2 में जो है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सो ये बेसिक अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चंस में खूब आते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, ये आप लोग देख रहे होंगे, और इधर से ऑब्जेक्टिविटी तक। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अंडरलाइन करके दिखाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज्यूम्स दैट, मान लेते हैं बिजनेस इज डिस्टिंक्ट, अलग, एंड सेपरेट, किससे? फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, इसका मतलब होता है मेरा बिजनेस और मैं दोनों एक जैसा नहीं है। मैं अपना खर्चा पानी, घर का राशन पानी अपना बिजनेस का पैसा से अभी कर दिखाऊंगा, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का समय में बिजनेस का जो सही सक्सेस एंड फेलियर्स ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट बोला है, मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरा है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी measurement concept. This concept of money measurement states that only, very important word है, only those transactions are happening in the organization which can be expressed in terms of money. मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज से, मनी से जो हमारा एक्सप्रेशन करने लायक मुद्दे हैं वही हम अकाउंटेंसी के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। All such transactions which cannot be expressed in monetary terms, okay, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और आगे चलते हैं। अब इसमें दिया है कि गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट का मतलब है, एज्यूम्स करता है बिजनेस फर्म विल कंटिन्यू, गोइंग मतलब चलता ही रहेगा, कंटिन्यू करेगा, कैरी आउट इंडिपेंडेंटली, मतलब कब तक, कितना साल तक आगे जाके, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बस यही मान के चलो
एक लंबा अवधि तक ये चलता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इससे हमें कोई एंड समझना नहीं है कि बिज़नेस कल ही ख़त्म हो जाएगा, परसों ही ख़त्म हो जाएगा। हमें कोई हड़बड़ी भी नहीं करना है, हमें कोई टेंशन भी नहीं लेना है, हमें बस अपना अकाउंट्स रेगुलरली मेंटेन करके जाना है। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये बोला है कि अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू ए स्पैन ऑफ टाइम, एक अवधि, मतलब एक महीना, एक साल, इसको बोलते हैं एक स्पैन ऑफ टाइम। एट द एंड ऑफ हुइच, और इस समय का अंत में, जैसे मान लो कि साल का अंत में या महीने का अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ओके, बिजनेस तो ख़त्म होगा ही नहीं, तो बिजनेस ख़त्म होने पर हम उसका टोटल करेंगे, बोलना तो ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए समय का अंत में एक समय निर्धारण कर लेते हैं कि हर साल का अंत में हम अपना बिजनेस का हिसाब निकास करेंगे, और उस स्पैन ऑफ टाइम को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बीच में आप लोग का कुछ टेस्टिंग होता है, वो भी आप लोगों को करते रहना चाहिए। बहुत ब्यूटीफुली बनाते हैं ये बुक। ठीक है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस है जो आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। नाउ द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। The cost concept requires that all assets are recorded in the book of account. क्या रिकॉर्ड करना है? All assets. हम इससे आगे का क्लासेस में एसेट्स का डेफिनेशन पढ़ा था। ऑल एसेट्स को बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए उसका देयर परचेजिंग प्राइस। मान लो 100 रुपया उसका परचेजिंग प्राइस है, और परचेजिंग पर्स शब्द का मतलब होता है एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, installation and making the asset ready to use। इसका मतलब होता है कि मान लो आपने एक टीवी खरीदा, तो टीवी का कीमत है 10,000, दिस इज एक्विजिशन। घर में लेके आने के लिए ऑटो ले लिया आपसे 1,000, तो टीवी का कीमत है 10,000 प्लस 1,000। फिटिंग कर देने का 500 प्लस 500, तो और मेकिंग रेडी टू यूज़, तो उसका टोटल कीमत हो जाएगा 10,000, वो एक्विजिशन, प्लस 1,000 ये ट्रांसपोर्टेशन, प्लस 500 ये इंस्टॉलेशन, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11,500। ओके, दैट इज द कॉस्ट। इसी कॉस्ट में इसको लिख के रखना है। और आगे बढ़ते, मैं बोला ना आप लोग का बुक इतना डिटेल में है कि ध्यान से अगर एनसीईआरटी पढ़े तो बाकी का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ऐसा मुझे मानना है। अब ये बोला है कि डुअल एस्पेक्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स द वेरी बेसिक फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब ये कॉन्सेप्ट बोलता क्या है? दिस कॉन्सेप्ट says that every transaction has two-fold effect। इसी पे पूरा अकाउंटेंसी जमा है। ठीक है, आप जैसे ही अकाउंटेंसी में आगे बढ़ेंगे, इसी ड्यूअल एस्पेक्ट्स के सहारे आप आगे बढ़ते रहेंगे आगे का जिंदगी में। इसीलिए क्या होता है, दो इफेक्ट है तो दोनों ही इफेक्ट्स को आप अकाउंट्स बना के दिखाना चाहिए। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल भी दिया है जिसमें बोला है कि 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करके उन्होंने बिजनेस किया है, तो वो 50 लाख रुपया उसका कैश भी है और वही 50 लाख रुपया उसका ओनर सिक्योरिटी या कैपिटल भी है।
तो ये है कैश, वो है कैपिटल, लेकिन पैसा एक ही 50 लाख है। तो ये दो इफेक्ट हो गया, ये इफेक्ट ए और ये इफेक्ट बी। एक ही चीज़ के लिए दो इफेक्ट होता है। ये सिर्फ कैपिटल के साथ नहीं है, हर चीज़ के साथ होता है। आगे का क्लासेस में हम प्रैक्टिकली ये बात को बहुत ध्यान से समझ पाएंगे। ओके, और एक मुद्दा यहाँ पे बोला है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट से बोलता है कि द बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इनकर्ड इन द अकाउंट रिकॉर्ड ओनली व्हेन इट रियलाइज्ड। मतलब जब इसका व्हेन इट रियलाइज, जब इसका एक्चुअली रियलाइजेशन होता है, जो आपके पास आने का एश्योर्ड होता है, आपको मिलने का एश्योर्ड होता है, तब इसको ही रिकॉर्ड करना चाहिए। अनुमान से किसी को भी रिकॉर्ड करके रखना नहीं चाहिए। इसमें आपको दो चीज़ है कि एट फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड अदर्स व्हेन इट इज़ रियलाइज। पहले तो रेवेन्यू क्या है? तो रेवेन्यू का मतलब है द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एन एंटरप्राइज, ये होता है रेवेन्यू, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरा है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, ये भी सब रेवेन्यू होता है। ठीक है, यही है द रेवेन्यू इज एज्यूम टू बी रियलाइज्ड व्हेन लीगल राइट्स यहाँ पे मिलते हैं। कानूनन हक जब आता है आपका उस पैसा की इनफ्लो पर, तो इसको आपको रेवेन्यू बोलना चाहिए। मतलब कमाई कब बोलना चाहिए? जब कानूनन ये आपका हो। तो ये गैर कानूनी इनकम को यहाँ पे नहीं पकड़ा गया है, और कानूनन आपके पास ये पैसा आने का एश्योरेंस हो, तभी उसको आपको मानना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसे शायद मुझे मिल जाएगा बोल के आप कभी नहीं लिख सकते। ओके, देन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। सपोज मान लो 2020 का बात बोल रहा है अभी। So 2020 is our particular period. तो 2020 का अगर आप 2020 का प्रॉफिट कितना है जानना चाहते हैं, तो आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच में कंपैरिजन करना है। लेकिन ये रेवेन्यू ऑफ 2020 का एक्सपेंसेस ऑफ 2020 के साथ मैच करेंगे, तभी ही आपका प्रॉफिट 2020 निकलेगा। समझ गया? अब रेवेन्यू 2020 को एक्सपेंसेस 2019 के साथ मैच नहीं कर सकते। रेवेन्यू ऑफ 2020 को एक्सपेंसेस ऑफ 2019 के साथ मैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब है 30 में यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल material relevant facts, okay, all material and relevant facts are disclosed। अब इसमें क्या क्या फैक्ट्स? मटेरियल एंड रिलीवेंट, जो आपके व्यवसाय के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज को आप हमेशा रिकॉर्ड में दिखाओ। ये जो यूज़र्स है, जो लोग इस अकाउंट्स को बाद में पढ़ेगा, उन लोगों के लिए तब ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फायदेमंद हो सकता है, अदरवाइज बेकार। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? कंसिस्टेंसी।
ये क्या चीज़ है? ये क्या है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी यूजफुल इन ड्राइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द वर्क एंटरप्राइजेस ओनली व्हेन ये सब यूजफुल तब होगा कंपैरिजन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब ये एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में कंपेयर करने लायक होगा। ये कंपैरिजन इंटर फार्म और इंटर पीरियड, मतलब दो फार्म ए वर्सेस फार्म बी, अब कौन ज़्यादा अच्छा है इसको बोला है इंटर फार्म कंपैरिजन। एक ही फार्म का 2019 वर्सेस 2020, एक ही फार्म का, इसको बोलेगा इंटर पीरियड कंपैरिजन। ये दोनों में से कोई कंपैरिजन करने लायक तब होने से ही इसका ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का वैल्यू है। और ये संभव कब होगा? जब हम अपना रिकॉर्ड्स बनाने का तरीका या मेथड्स को शिफ्टिंग नहीं करेंगे या चेंज नहीं करेंगे। अगर बार बार अलग अलग तरीका से रिकॉर्ड करेगा तो अकाउंटिंग कंपैरिजन करना संभव नहीं होगा। ओके, देन कंजर्वेटिज्म। ओके, ये बहुत अजीब टाइप का टॉपिक है। इसमें क्या बोला है, दिस कॉन्सेप्ट says that profit should not be recorded. should be ना should not be? should not be, क्या should not be? profit should not be recorded until realized, जब तक सच में ये प्रॉफिट नहीं कमाते हो इसको कभी नहीं सोचना है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। बट लॉसेस को आपको मान के चलना चाहिए। लॉस सच में नहीं हुआ है, फिर भी डर है कि शायद मेरा लॉस हो सकता है, उसको लिख के रखो। लेकिन अनुमान है कि मुझे प्रॉफिट होगा, ये लिख के मत रखो। इससे आप कंजर्वेटिव रहोगे, मतलब इससे आप सुरक्षित रहोगे। कैसे सुरक्षित? अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपको तो बुरा नहीं लगेगा, बाद में अच्छा ही लगेगा। लेकिन बाई चांस अगर आपका लॉस हो गया तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है। इसलिए लॉस को, अनुमानिक लॉस को कैलकुलेशन में रख के ही बजट बनाओ, लेकिन अनुमानिक प्रॉफिट को कैलकुलेशन में रख के आगे मत बढ़ो। ओके, उसके बाद क्या है, मैटेरियलिटी। कौन सा टॉपिक के बाद कहाँ चला गया, थोड़ा गायब हो गया। हाँ, ये है materiality. The concept of materiality requires that accounting should focus, ध्यान देना चाहिए, on material facts. Okay, account should focus on material fact. The question arises कि what is material fact? Material fact नो क्या है? So यहाँ पे ये कहा गया है, द मैटेरियलिटी ऑफ फैक्ट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड। मतलब नेचर से भी हम आपको बता सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, या पैसा का परिमाण से भी आपको मनी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है आप बता सकते हैं। मतलब नॉर्मली आपका डे टू डे लाइफ में आप ऐसे भी समझते हो ना कि कुछ चीज़ मेरे लिए ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, अहम है, कुछ चीज़ अहम नहीं है। तो ये एक रियलाइजेशन है लोगों का, आदमी का एक व्यक्तिगत रियलाइजेशन है, उससे आपको पता चलता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। बट हमारा सवाल ये है कि इम्पॉर्टेंट होने ही या नहीं होने, दोनों में से आपको कौन सा चूज़ करना है। कि जो इम्पॉर्टेंट है उसको लिखो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए टाइम वेस्ट मत करो।
Next one, the objective concept. This concept of objectivity requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from bias of accounts and others. ठीक है. This can be possible when each of the transactions is supported by verifiable documents or vouchers. इसका मतलब क्या है कि आप अकाउंट्स क्यों बना रहे हो? ताकि इसका कभी फ्यूचर में जाके यूज़ हो या इसके ऊपर भरोसा करके हम आगे का कहानी कर सकते हैं. अब बातें ऐसा है कि आप एक नदी के ऊपर ब्रिज क्यों बनाते हैं? ताकि लोग इसके ऊपर से जा पाए. लेकिन अगर आप ऐसा एक तो ब्रिज बनाते हो कि जिसमें अगर आदमी खड़ा हो जाए तो वो टूट जाए या गिर जाए, तो ये ब्रिज बनाने का कोई मतलब नहीं है. इसी तरह से अकाउंटिंग आप इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड कर रहे हो किस लिए? ताकि इसको मैं भरोसा करके आगे का कहानी चला सकूं. लेकिन ऐसा है कि आप उसके लिए आप विश्वसनीय सूत्रों से मिले तथ्य के ऊपर ही अकाउंट्स रिकॉर्ड्स बनाना चाहिए. अगर अविश्वसनीय सूत्र से मिले इंफॉर्मेशन के ऊपर, हाँ, या जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, जिसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट वेरीफाई, आप इसको चेक नहीं कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है. तो ऐसा कहानी के ऊपर प्रतिष्ठित होके अगर आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाओगे तो वो रिकॉर्ड्स में मिले तथ्य या फिगर भरोसेमंद नहीं होगा. और जो भरोसेमंद नहीं होगा उसके ऊपर बेस करके हम कोई सिद्धांत ले या उसको पे ऊपर अमल करें और आगे का प्रक्रिया शुरू करें, तो डेफिनेटली यही होगा कि हमारा आगे का जो भी हम सिद्धांत लेंगे वो भी गलत होगा और हमें एक भयंकर परिणति का सामना करना पड़ेगा. ओके, so that is the objectivity principles. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.